नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। इस जो सोशल मीडिया के यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से जो भारतीय अवाम ताकत दल समस्त भारत में भारतीयता के माहौल लाने के लिए जो लगातार प्रयासरत है, कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया यह है कि हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन ये पूरा वीडियो न देख करके यदि जो शुरुआती का जो इंट्रोडक्टरी या मैंने शुरुआती इन्हीं बातों को समझ लें, आत्मसात कर लें और वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करना शुरू कर दें, तब भी भारतीय माहौल लाने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत तेज़ी से ये अभियान और ये कोशिश जो है बहुत तेज़ी से कामयाब होगा। ये लोगों का विश्वास जो है इस तरह से भी प्रकट होने लगा है कि शुरुआती का जो बोला गया है कि भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह इत्यादि जो है और भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित, यदि इतना ही हमारे भारतीय भाई बहन इसको माने सच्चे मन से, निर्मल मन से, निश्चल मन से और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसको अपनाएं और और अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित जो है माहौल ला करके एकता, भाईचारा और आपसी विश्वास, आपसी एतबार, आपसी यकीन, भरोसा काम रखें, तब भी भारतीय माहौल लाने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत माने तेजी गति से यह स्थापित हो जाएगा। एक तो हमारे भारतीय भाई बहनों में ये जागृति धीरे धीरे हो रही है। दूसरी ओर आप जरा देखिए, ये कांग्रेस जो है या GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, अब उसको शर्म आने के बजाय कि उसने इस देश के साथ मैंने क्या क्या बर्ताव किया है, यानी विदेशी ताकतों से भी बदतर, यानी जो विदेशी ताकत जैसे मान लें कि अंग्रेजों ने जो शासन किया और इस देश को एक उपनिवेश की भांति इसको लूटा और काफ़ी सताया भी। हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको घोर यातनाएं भी दी। जैसे हमारे जो वो वहाँ पर अंडमान निकोबार की काल कोठरी में भेज करके
और अंडमान निकोबार के अलावा भी यहाँ भी आप सभी जो है कम से कम जो अमर शहीद हैं हमारे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को तो उतनी यातना नहीं मिली थी। हाँ, यातनाओं के साथ एक बहुत ये मैंने कई बार स्पष्ट भी किया है कि मैंने जीवन में यातना बहुत उनको नहीं मिली थी, और इतने बड़े नेता थे और इतने बड़े संगठनकर्ता भी थे कि उन्होंने इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज खड़ी की और आज़ाद भारत की स्थापना भी की 21 अक्टूबर 1943 को। हाँ, इतना जरूर है कि ये नेहरू जो है, अब इस तथ्य को दबाया गया है, लेकिन ये तथ्य है, नेहरू जो है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा, बहुत पोटेंशियल एक ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा, रोड़ा मानता था ये नेहरू जो है। तो जब वे रूस जब द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में ये जर्मनी भी परास्त हो गया, जापान भी घुटनों पर आ गया जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तो ये रूस से सहायता मांगने के लिए रूस की ओर जब ये रुख किए थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो तमाम एजेंसियां इनको शिकारी कुत्तों की तरह जो है वो ढूंढ रही थी। और उसी वक्त जो है ये नेहरू जो है रूसी शासकों से मिल करके सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़वाया और रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बड़े बिगड़ और कठिन किस्म के जेल बने हुए हैं कि यदि उस जेलों में यदि कोई कैदी बंद कर दिया जाए तो उन जेलों से वह बाहर नहीं आ सकता, वो सीधे ऊपर ही जाता है, उन्हीं जेलों में बंद करके। और बहुत माने निकृष्टतम यातनाओं के साथ, टॉर्चर के साथ उनको मृत्यु दी गई हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये नेहरू की शाह पर और नेहरू के इशारे पर, तो वो यातना झेले जो इतना बड़ा नेता हमारे देश के और इतने बड़े आदर्श देशभक्ति के, और जो कि राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्मम यातनाओं के साथ उनको उसी रूस के जेल में या साइबेरिया की जेल में उनको मारा गया इस गद्दार नेहरू की शाह पर। तो वो यातना या मृत्यु के समय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो दी गई थी। ये तमाम तथ्य हैं, लेकिन इन जीएनपीसी वालों ने इन सारे तथ्यों को जो कि इनकी सारी काली करतूत को, जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसकी सारी काली करतूत को ये उजागर करता है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता दल ने शायद ये पहली बार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष इनकी काली करतूतों को उजागर करने का, इनको बेनकाब करने का ये कोशिश जारी की। और ये बहुत आवश्यक भी है कि देश के दुश्मन हमारी व्यवस्था पर काबिज रहें, और जिन लोगों ने यातनाएं सही जान दिया, फांसी फंदे को चूमा और जो है मौत को गले लगाए और अपने प्राण सहित सब कुछ सर्वस्व जो है भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, उनको हमेशा जो है मैंने जनता, हमारे देश की जनता की आंखों से दूर रखा, पृष्ठभूमि में रखा,
उनके महत्व को कम किया। और कभी कभी जो है उनको वो आतंकवादी के जैसे भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में लिखवाया। अरे इन सबों को एनपीसी वालों को डूब करके मर जाना चाहिए। और बीजेपी भी लगभग से जीएनपीसी के ही पद चिन्हों पर चल करके हमारे अमर शहीदों का ये अपमान कर रही है। इसको जरा भी चिंता नहीं कि भगत सिंह को जो इसने आतंकवादी के रूप में लिखवाया है उस सरकारी अभिलेख को खोज करके उसको दुरुस्त करके कम से कम जो हमारे देश पर इतना बड़ा कलंक है उस कलंक को दूर करें। इसको बस जो है क्योंकि मोदी सत्ता में आए हैं तो आरएसएस वाले बस यही भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए जो है वो बैकडोर से या चोर दरवाजे से वो हिंदुत्व पंथ की या हिंदू सनातन पंथ को इसमें जो है वो घुसेड़ने की ये साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले और आरएसएस वाले मिलकर। और ये बहुत ही वो खतरनाक खेल है, बहुत ही खतरनाक खेल है। यानी हमारे भारत के संविधान को चुनौती या उसके महत्व उसकी महिमा को कम करने का ये जो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इन सबों का है। और इतना ही नहीं, उसको बोलते हैं कि हमारे जो सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारा जो सभ्यता है वो संविधान से भी ऊंचा है, फलाने ढिकाने तमाम इस तरह के कुतर्क जो है इनके फैल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर ये कहता रहा था कि इस देश में महत्व जो है राष्ट्र भारतवर्ष का है। भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय भारतीयों से बस एक ही बात कहना चाहता है कि सर्वोच्चता और महत्व जो है राष्ट्र भारतवर्ष का है। इसलिए उसी प्रकार महत्व जो है भारतीयता का है। महत्व और वास्तविकता जो है वो भारतीयता का है, न कि हिंदुत्व का है, न तो इस्लाम पंथ का है, न तो ईसाई पंथ का है, न तो सिख पंथ का है या किसी भी पंथ का नहीं। महत्व जो है सिर्फ राष्ट्र भारतवर्ष का है, भारतीयता का है और अपनी आवाम का है, जो हमारे 135 करोड़ हमारे जो भारतीय भाई महत्व उसका। और वो भारतीय भाई बहन अपने को सिर्फ भारतीय माने, सारी कृत्रिम, आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल जो जिस पहचान के आधार पर हमारे देश में एक बिखराव की स्थिति है उसको त्याग करके सिर्फ भारतीयता का। कुछ लोग कहते हैं कि साहब सभी भारतीय हो जाएंगे तो तू पहले शादी ब्याह करें आपस में। अरे भाई, शादी ब्याह के लिए कोई बाधा नहीं है। बच्चों में यदि आपस में सहमति होती है तो उन बच्चों को क्या कोई रोक पाता है? तो शादी ब्याह तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन वातावरण जो है वो भारतीयता का आना बहुत जरूरी है। इस संबंध में मैं भारतीय जनता दल ने बताया कि जब ये भारतीयता का माहौल लाने की कोशिश अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से भारतीय जनता दल ये कोशिश कर रहा है, यह प्रयासरत है, तो अपने को राष्ट्रवादी करने वाली बीजेपी जो है इसकी सबसे अधिक प्रखर या एक पोटेंशियल विरोधी हो गई है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि किन विचारों के साथ ये सामना करेगी, किन विचारों के साथ ये सामना करेगी भारतीयता और भारतीय एकता का। राष्ट्रवाद की असलियत तो
माने इसके राष्ट्रवाद की असलियत तो देश के सामने आ गई है। इनके राष्ट्रवाद का माने जो लबे लुबाब या उसका सारांश यही रहा कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश के शत्रुओं, और वो शत्रु जो है राजनीतिक दलों के वेश में बड़े खतरनाक, और उनमें सबसे आगे कौन है? GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी, जिसकी वजह से हमें और लोगों ने भी कहा, मैंने ये भारतीय जनता दल ने भी कुछ अब तो वो कहना शुरू कर दिए हैं। जैसे शायद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये कांग्रेस की पार्टी नहीं बल्कि ये एक आतंकवादी मुस्लिम संगठन है। ये कई पोस्ट आया था तो हमने कहा भाई वो आतंकवादियों का समर्थन तो करती है, ये मुस्लिम संगठन मत कहा करिए, इसलिए कि एक साजिश यानी भारत के अस्तित्व को भटकाने के लिए और उसको प्रदूषित करने के लिए तमाम तरह के यानी दुष्प्रयास या कुचक चल रहे हैं। एक तो ये बीजेपी वालों के कारण एक मानसिकता फैली हुई है कि हर चीज के लिए लगभग जो मानसिकता फैलाए हुए हैं अपने हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, हर चीज के लिए जो है एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट लेते हुए पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधने का एक मानसिकता फैली हुई। तो ये जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई ये आतंकवादी, ये मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, तो ये गलत। हालांकि उसके जवाब में भारतीय जनता दल ने एक पोस्ट किया कि भाई ये आतंकवादी संगठन भी हो सकता है, लेकिन इसने आतंकवाद को जन्म दिया है, उसको पनपाया है, उसको बढ़ावा दिया है। मुस्लिम संगठन मत कहिए उनको, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के इस वक्तव्य को सुधारा गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी का जो वक्तव्य था कि ये कांग्रेस जो है वास्तविक रूप में ये माने मुस्लिम आतंकवादी संगठन है जो कि इस देश को और हिंदुत्व को जो है उसके वाइटल्स को ये खा रही है। तो उसको सुधारा कि भाई ये आतंकवादी संगठन ये मुस्लिम आतंकवादी संगठन नहीं है। आतंकवादी संगठन कुछ मायने में हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इसका जो माने खतरनाक चरित्र ये है कि इसने आतंकवादियों को मैं हमेशा शर्त दी। जैसे पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी आ रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से जो प्रायोजित या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी आते रहे, कभी भी इसने जो है सख्ती से क्रम नहीं लिया, बल्कि ये देश को भुलावा देते रहे कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। यह बहुत बहुत एक समान सी बात है, समान ज्ञान की बात है कि जो मुल्क जो है पाकिस्तान जो है भारत से 3-4 युद्ध करने के बाद उसको मालूम पड़ गया, अब तो खैर वाले भारत उससे बहुत आगे वो निकल गया, लेकिन 3-4 युद्ध हारने के बाद उसके दिमाग में आ गया कि यानी सीधी लड़ाई से डायरेक्ट वार से पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने एक प्रॉक्सी वार, एक छद्म युद्ध यानी आतंकवादियों के जरिए उसने शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान जब आतंकवादियों को भेजने लगा, और खासकर के यूपीए की कांग्रेस और कांग्रेस के ज़माने में जो आतंकवादी घटना शुरू हुई, या यूपीए विशेष करके यूपीए की जो सोनिया मनमोहन की सरकार में तो आतंकवादियों की घटना आए दिन हुआ करती थी, कोई कोना नहीं छूटा। वाराणसी, लखनऊ और क्या कहने की अजमेर में, और वो महाराष्ट्र में, और जो 9/11 यानी तमाम घटना ही घटना आतंकवादियों का। तो घटना होती रही,
और उस घटना में ये भी दो चीज़ देखने को मिलती थी कि जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी इन कांग्रेसियों की, और और स्टेट मशीनरी माने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों में अक्सर जो है झगड़ा हुआ करता था कि तुमने हमको सूचना नहीं दिया, या जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है। यानी आतंकवादी जो है देश में हत्याएं करते थे, यानी जो हत्याएं करते थे, मासूम लोगों को मारते थे। और ये दो काम, एक तो जो है इनकी मैंने स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी और इंटेलिजेंस, ये अक्सर जो है झगड़ा करते हुए वो जो है मिलते थे कि हमेशा कि हमको इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, फलाल बहुत इस तरह के मतलब कि शर्मनाक आपस में झगड़े। दूसरा उससे खतरनाक ये बीजेपी ये जेएनपीसी कर रही थी कि इस आतंकवाद के लिए वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, और पाकिस्तान को फिर ये सब डरवाते रहे कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये डरवा करके वो पाकिस्तान जो है जो कि 3-4 युद्ध में, 4-5 युद्ध में जो हार चुका था, जो प्रॉक्सी वार के जरिए जो है वो भारत से बदला लेना जा रहा था और आतंकवादियों को भेज रहा था, यानी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा। ये जेएनपीसी वाले करते थे कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। बताइए, एक आतंकवादियों को भेज करके मार रहा है और ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों को इन सबों ने बहुत साथ दिया, इन जेएनपीसी वालों ने और कांग्रेस ने। बात सही है, लेकिन उसके पहले ये और भी आतंकवाद को लेकर के बहुत खतरनाक खेल चुके थे। जो है पंजाब माने जब इंदिरा गांधी थी, वो अकाली दल का सामना करने के लिए, अकाली दल को डाउन करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इस इंदिरा गांधी ने वो जनरल सिंह भिंडरावाला को माने जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसको शह दिया, उसको आगे बढ़ाया। तो खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ाने वाली ये इंदिरा गांधी थी, जिसने जनरल सिंह भिंडरावाला को इसने जो है प्रोत्साहन दिया। अब होता है भाई कि किसी जिस सांप को आप दूध पिलाइए, जिस पागल कुत्ते को आप पालिए, वही कुत्ता काटता है और या वही सांप काटता है। तो फिर वो भिंडरावाला तो खैर, फिर इसके बाद वो स्वर्ण मंदिर में अपने जो है लोगों के साथ जो है स्वर्ण मंदिर में ही घुस गया, और उसी स्वर्ण मंदिर से एक समानांतर सरकार, यानी पंजाब की सरकार लगभग पंजाब की सरकार को लगभग उसने पंप कर दिया, और एक जो है समानांतर सरकार जो है भिंडरावाला पंजाब में चलाने लगा। तो बाद में कुछ मैंने विदेशी खास करके रूस और इंग्लैंड की इंटेलिजेंस या खुफिया सूचना के आधार पर कि यदि उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो देश के लिए जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से यानी जो है जहाँ से वो वापसी नहीं हो सकती और या उसको सुधारा नहीं जा सकता, उस बिंदु पर जो है यह देश जो है आतंकवाद के मामले पर वो पहुंच जाएगा। तो इंदिरा गांधी को जो है वो भिंडरावाले का अंत करने के लिए, या जो भी आतंकवादी घुस गए थे स्वर्ण मंदिर पर, स्वर्ण मंदिर में उनको निकालने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। अब ब्लू स्टार ऑपरेशन के विषय में भी माने बातें हैं कि इस ब्लू स्टार ऑपरेशन का जितने भी राजनीतिक नेता थे, माने बीजेपी के भी और भी नेता पूरे देश में, सबने समर्थन किया जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन का। और इसमें सबसे
आगे बढ़ चढ़ करके और बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के भाव से सबसे अधिक जो है, यदि किसी ने मैंने उसको मैंने ब्लू स्टार ऑपरेशन को सराहा है तो वो थे हमारे मोरारजी जीत देसाई। तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी से बोला कि इट इज योर डिलेड एक्शन, मतलब अब तक तुम कहाँ सो रही थी। तो ये उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो है ये देर से की जाने वाली कार्रवाई है। तो कोई भी राष्ट्रभक्त यही कहेगा, लेकिन सच्चाई तो ये थी ना कि इसने खुद, सच्चाई ये थी कि इस इंदिरा गांधी ने खुद जो है वो भिंडरावाले को आगे बढ़ाया था। वो जनरल सिंह भिंडरावाला जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसको इसने खुद बढ़ाया था। तो खालिस्तानी आतंकवाद को प्रोत्साहित करना और उसको साथ देना, ये अपराध था जेएनपीसी और इंदिरा गांधी का। और उसी इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सबक सिखाने के नाम पर उसने एलटीटी की ट्रेनिंग करवाई देहरादून में। तो दोनों आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद और एलटीटी या जिसको लिट्टे कहते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया इसी इंदिरा गांधी ने। अब इन दोनों आतंकवाद का हासिल क्या हुआ, मतलब कि जिस खालिस्तानी जनरल से भिंडरावाले को आगे करके जिस खालिस्तानी आतंकवाद की आग में इंदिरा गांधी ने देश को झोंका, उसी आग में ये इंदिरा गांधी देश की गद्दार जो है वो स्वाहा हो गई। और एलटीटी और जिस एलटीटी आतंकवाद में इस देश को झोंका इसने गद्दार इंदिरा गांधी ने, उसी आग में उसका बेटा राजीव गांधी भी स्वाहा हो गया। तो इन सबों ने आतंकवाद को खुद बढ़ाया और उस आतंकवाद में अपने देश को झोंका, और उसी आतंकवाद में ये दोनों स्वाहा हो गए। इसको भी जेएनपीसी वाले कहते हैं कि ये कुर्बानी, ये शहादत दी। इनको जो है हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, इनसे ऊपर रखते हैं सब। ये देश के गद्दार जेएनपीसी वाले, और रखते ही नहीं, इन कायर बीजेपी वालों के सामने बोलते हैं। जेएनपीसी के प्रवक्ता वो टीवी चैनलों पर बराबर बोलते हैं कि भाई ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने शहादत दी, जबकि इन दोनों ने मिलकर के आतंकवाद की आग में इस देश को झोंका। इतने बड़े थे गद्दार, और उसी आग में ये दोनों स्वाहा हो गए। और उसको ये जेएनपीसी वाले बोलते हैं कि ये इन लोगों ने जो है वो शहादत दी। तो इंदिरा गांधी ने इतना ही नहीं, एजीपी असम गण परिषद जो राजनीतिक पार्टी वहाँ की है आसाम की, उसको काउंटर करने के लिए उसका सामना करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए इसने आसू जो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू कट्टरवादी सोच का, उसको आगे किया। और अल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, वो आसाम को ही भारत से अलग करने के लिए इन दो कट्टरवादी या एक आतंकवादी जो अल्फा वाला, इन दोनों को जन्म दिया इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। और अल्फा का आतंकवाद अभी भी है, और अल्फा आतंकवाद का दंश जो है जो आसाम जो झेल रहा है, उसकी जड़ में है ये इंदिरा गांधी और वामपंथियों से मिलकर के इस देश में नक्सल आतंकवाद। और उन्हीं के वक्त में जो पूर्वोत्तर भारत में जितने भी वो प्रांत हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो,
चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, हर एक प्रांत में भारत विरोधी आतंकवादी जो है वो संगठन है, आउटफिट्स हैं। ये सब के सब जो है इसी गद्दार इंदिरा और गद्दार राजीव गांधी की देन है कि उनके शासनकाल में ये पनपे और फले फूले, वो अभिशाप बने हुए हैं। और कम से कम जो है जब ये मोदी महोदय आए तो कम से कम जो वहाँ के जो मिजो और वहाँ के मणिपुर वाले जो आतंकवादी थे उनको, और ये सब आतंकवादी घटना करते थे, और जो पड़ोसी था माने ये वर्मा या म्यांमार, उसमें जो है भाग जाया करते थे और शरण वहीं से मिलती थी। तो भारत की सेना ने शायद उनको मार गिराया था बर्मा की सीमा में जाकर के। तो तमाम आतंकवादी संगठनों को इन जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी के इंदिरा गांधी इत्यादि ने उनको जन्म दिया, जो नक्सल आतंकवाद को जन्म दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी की इस अवधारणा को साफ किया गया कि भाई जो ये कांग्रेस जो है मुस्लिम आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं है, उसने तमाम जितने भी तरह के आतंकवादी है उसको जन्म दिया, उसको आगे बढ़ाया। ये हर जगह मुस्लिम शब्द को जोड़ने की एक मैनिया है, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे कोई भी हो। अरे यही नहीं, ये जो कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन के, ये वास्तव में हमारे देश में एकता स्थापित करने की एकता स्थापित करने के रास्ते में तमाम रोड़े हैं, और तमाम जो है वो प्रदूषण है। उन्हीं रोड़े और उन्हीं प्रदूषण की भी जानकारी और उनसे अवगत कराने का भी काम जो है भारतीय जनता दल अभी फिलहाल इस YouTube के माध्यम से कर रहा है। तो ये सब जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, वो बाबा साहब को भी लपेटते हैं कि बाबा साहब ने मुस्लिम के विषय में ये कहा वो कहा। गलत है, कभी नहीं कहा। बस एक ही बार जो है शेख अब्दुल्ला को भगाया था, कब? जबकि नेहरू जो है यानी हमारे संविधान में धारा 370 वो भी यानी चोर दरवाजे से, यानी वो 370 जोड़ने के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं हुई, कोई संसद में कोई संसद में या संविधान सभा में यानी वो प्रस्ताव नहीं आया, राष्ट्रपति के आदेश से। और इस धारा 370 का कहीं जिक्र भी नहीं है। लेकिन कितना बड़ा उछल किया वो गद्दार नेहरू ने कि 370 का कहीं जिक्र भी नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश से। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लिए सहमत नहीं थे, उनको डरा के धमका के वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से धारा 370 जुड़वाया, और धारा 370 और 35 से के द्वारा जो है उसको स्पेशल वो स्टेटस दिया गया। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये था कि कश्मीर जो है इस भारत के खर्चे पर, भारत के संसाधन या रुपए पैसे के आधार पर तो पलेगा, लेकिन भारत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो काबू में नहीं रहेगा। कितना खतरनाक जो है खेल खेला था ये गद्दार नेहरू जो है। तो वही जो है चूंकि बाबा साहब उसमें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और ये गद्दार नेहरू ने अपने चमचे शेख अब्दुल्ला को भेजा था, तो वही धारा 370 को जोड़ने के लिए, तो उसी समय वो धारा 370 को दे करके बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला के मुंह पर कहा कि अच्छा तो तुम खाएगा भारत का और गाएगा पाकिस्तान का। उसके मुंह पर ये बात बोली थी। और तो उन्होंने कहा मैं कभी भी अपने देश के साथ जो है वो गद्दारी नहीं कर सकता, ये स्पष्ट बात बोले थे शेख अब्दुल्ला के मुंह पर। बस इतनी सी बात। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, वो बाबा साहब को भी लपेटते हैं कि बाबा साहब ने भी मुसलमानों के खिलाफ ये कहा वो कहा।
सब गलत। ये सब जो है, ये तो देश धीरे धीरे देख ही रहा कि जेएनपीसी बड़ी शातिर भी है, देश की दुश्मन भी है, देश की लुटेरी भी है, और झूठ उसका बस एक ही सहारा रहता है, झूठ बोलने का, यानी झूठ रचने का। झूठ बोले ना, पर भले एक झूठ वो रचते हैं, फैब्रिकेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैब्रिकेट करना, मैन्युफैक्चर करना या कनकाक करना, ये 3 शब्द होते हैं अंग्रेजी के। तो ये झूठ जो रचते हैं, अफवाह फैलाते हैं अपने सभी पापों को ढकने के लिए, ये जेएनपीसी वाले उन्हीं से प्रेरित हिंदू सनातन आस्था के वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी थे, तो वो भी वो कहानियां जो है वो रचते थे। और यही नहीं, हमारे देश में जो है खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की वो भी कट्टरवादी तत्व जो है तमाम मैंने वो झूठी कहानियों को वो रचते और वो रचते हैं। जैसे मैं बताऊं, ये जो प्रवक्ता आते हैं ना, ये टीवी चैनल पर, अंसार राजा वगैरह जो है, अंसार राजा को मालूम है कि कश्मीर समस्या की जड़ में कौन है? गद्दार नेहरू है। ये अंसार राजा एक भी शब्द जो है वो गद्दार नेहरू के विषय में वो नहीं बोलता है। और एक बात तो देखा गया था कि जब वो आतंकवादी किस तरह से हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को हत्या किया, 25 से 30 की हत्या किया था, ये बात जो है वो जो है 1990 के आसपास की बात है कि हमारे कश्मीर में ये कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो है आतंकवादियों के आंख में जो है वो खटकते थे, किरकिरी समझते थे। तो इनको कम्प्लीटली पूर्णतः जो है कश्मीर से फ्लश आउट करने के लिए उन्होंने बहुत घिनौनी एक मैंने करतूत या साजिश की कि एक दिन जो है हमारे 25 से 30 कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या किया, और उनमें कुछ महिलाएं और बच्चे थे। तो हत्या करके उन कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को आतंकित किया, और फिर मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से बड़े अपमानजनक ढंग से ये चिल्ला करके बोलते रहे। और ये कश्मीरी पंडित को या जो भी मैंने जो उनके अलावा जो भी मैंने वहाँ रहते थे, उनको ये भारतीय नहीं, उनको कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे इंडियंस। मतलब कि वो अपने को इंडियन नहीं मानते थे, वो आतंकवादी अपने को इंडियन नहीं मानते थे, या अपने को पाकिस्तानी मानते थे वो आतंकवादी। तो बोलते थे कि ये इंडियंस, यानी कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए बोलते थे ये मैंने आतंकित करके। और आतंकित कैसे किए? उन्होंने 25 से 30 कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या की, जिसमें कि कुछ महिलाएं थी और कुछ बच्चे थे। तो हत्या करके आतंकित किया, और फिर ये आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से चिल्ला कर कहते थे यदि ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों और अपनी बेटियों को छोड़ करके कश्मीर के बाहर निकल लें। इतना अपमानजनक हमारे इस आज़ाद भारत में, जो आज़ाद भारत इतना सशक्त है, उसकी सेना सशक्त है, सब कुछ है, और वो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हमारे इसी आज़ाद भारत में, यानी शरणार्थी का जीवन, शिविरों में तमाम जगह उनको शरण लेनी पड़ी। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मसार वाली बात है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ गद्दार नेहरू है, जिसने धारा 370 और धारा 35(1) के जरिए वो जम्मू कश्मीर में, और ये बात कई बार भारतीय जनता दल ने
इसी YouTube के माध्यम से बताया हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, मतलब वो जम्मू कश्मीर मैंने जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, और जिसको मैंने इस तथ्य के बाद भी तब भी कितनी साजिशें उसने किया, इस गद्दार नेहरू ने उस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए। जब वो जो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, अब मैंने इस गद्दारी में ताकि वो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप सके, तो इसने धारा 370 और 35 के द्वारा वो व्यवस्था दी कि जम्मू कश्मीर भारत के पैसे पर तो पलेगा, भारत के खर्चे पर पलेगा, भारत के आर्थिक संसाधनों पर पलेगा, लेकिन भारत का जम्मू कश्मीर पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और कोई काबू वाली बात नहीं होगी। इस प्रकार से वो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर, जिसकी स्थिति मैंने अभी बताई है कि वो जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको धारा 370 और 35 के द्वारा इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने माने आतंकवादियों और अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बना दिया, या उसका एक साम्राज्य बना दिया। वो साम्राज्य पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया। तो इसकी जड़ में गद्दार नेहरू है, लेकिन वो अंसार रजा, वो भी इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है और भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है, एक बार भी वो नेहरू का नाम नहीं लेता है। और नेहरू का नाम सिर्फ अंसार रजा ही नहीं, जितने भी प्रवक्ता बुलाए जाते हैं वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, मतलब कि ये अंसार रजा है, शोएब जमई है, साजिद रशीदी है, शादाब चौहान है, एक बार भी गद्दार नेहरू का न तो इस नाम लेते हैं और न तो नाम लेते हैं, न तो इस बात को कबूलते हैं। तो अंसार रजा कह रहा था जब कश्मीर, अच्छा, और ये गलती यही नहीं करते हैं जो बीजेपी वाले जो है, इसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिम्मेदार बताते हैं। यही तो इस देश का दुखड़ा है कि दोनों ओर से कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तरफ से, और कट्टरवादी जो तत्व हैं जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, दोनों के दोनों एक दूसरे को हिंदू बना मुस्लिम मुद्दा मान करके वो झगड़ते हैं। लेकिन जो गद्दार नेहरू को ये दोनों वो मिल करके बचाते हैं। तो बताया जा रहा था कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो इस कट्टरवादी तत्व हैं, वह भी जो है झूठी कहानियां बना करके वो भी देश विरोधी तो बना करके देश के दुश्मनों को बचाते हैं। तो बताया जा रहा था कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व इस तरह की भी कहानी रचते हैं कि बाबा साहब ने जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है काफ़ी बातें बोली थी, वो बिल्कुल निराधार है, गलत है, असत्य है। तो इसे जेएनपीसी ने बात चल रही थी कि जेएनपीसी ने तमाम आतंकवादी संगठनों को इसने बढ़ावा दिया, और इसका प्रत्येक जो है वो नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, कोई भी हो, हमेशा देश विरोधी। नेहरू का तो कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जितनी बड़ी गद्दारी इसे नेहरू ने किया। बताइए,
ये जब मैंने प्रधानमंत्री बना और तो अपनी सेना को, यही नहीं, उसकी करतूत उसकी करतूत को देश को जानना चाहिए। आजाद हिंद फौज, जब यह हुआ कि आजाद हिंद फौज को भारतीय सेना में लिया जाए, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो आजाद हिंद फौज जो बच गई थी, ये तो 60,000 उनकी संख्या थी और 28,000 तो वो शहीद हो गए थे। तो जो बाकी बचे थे, तो ये बात है कि उनको अपनी भारतीय सेना में वापस लिया जाए। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसका कड़ा विरोध किया और आजाद हिंद फौज को भारतीय सेना में नहीं लिया, और बोलता रहा कि भाई इनको नहीं लेना है और अधिक से अधिक इनको होमगार्ड बना दो। ये उसका वक्तव्य है। जिस आजाद हिंद फौज जो है माने अंग्रेजी सेना के साथ लड़ती रही, और वो अंग्रेजी सेना को माने हराते हुए वो रंगून से या सिंगापुर से वो जो है वो अंग्रेजी सेना को हराते हुए कोहिमा, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है, वहाँ तक आ गई थी। और वही आज़ाद हिंद फौज है कि जिसके 28,000 जो सैनिक, यानी 60,000 में से 28,000 सैनिक जो है जो शहीद हो गए। तो उनकी कुर्बानी और शहादत से प्रेरणा लेकर के जो ब्रिटेन की ब्रिटिश की जो नेवी थी, जिसका नाम था रिन, रॉयल इंडियन नेवी, रिन में बगावत हो गई। और फिर जो और भी जो सेना के अंग थे ब्रिटिश सेना के, उनमें भी बगावत के धुएं या बगावत के सुर जो है उठने लगे थे। और यही मुख्य कारण था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने का यही मुख्य कारण था। और यही मुख्य कारण, और इस बात को उस समय जो प्रधानमंत्री था, जिसमें अंग्रेज छोड़ के गए, सत्ता जो है इस गद्दार नेहरू को सौंप के गए। तो मतलब 15 अगस्त 1947 के आसपास जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, भारत आया था किसी जो है किसी साक्षात्कार में, जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि उस जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भी इस बात को कबूला था कि अंग्रेज जो भागने को मजबूर हुए, जो विवश हुए, सिर्फ जो आजाद हिंद फौज के कारण। और ये सब जो है झूठ क्या फैला है कि गांधी की जो अहिंसा वाली थी, उनकी लगुटी थी, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने, यानी झूठा। तो अंग्रेज भागने को जो मजबूर हुए, वो सिर्फ आजाद हिंद फौज। तो जो बाकी आजाद हिंद फौज लेने की बात थी, ये लेने का विरोध किया और भारतीय सेना में इसने नहीं लिया, बल्कि आजाद हिंद फौज के काफी सैनिक जो है वहाँ वो पाकिस्तान में की सेना में भर्ती हो गए। और ये बोला कि इनको जो है, और उनको इसकी बड़ी लंबी गाथा है, उनको पेंशन भी नहीं देना, फलाने तमाम इसने अपमानित किया आजाद हिंद फौज को। तो हर तरह से ये गद्दार था ये नेहरू। वो कुछ बताते हैं कि भाई वो रंगून गया था और आजाद हिंद फौज का कम से कम 20 किलो सोना था उस जमाने में। वो सोना भी इसने, वो भी रंगून या बर्मा के बैंक में था, उसको भी इसने जो है वो हड़पने की या उसी भी का था। तो ये आर्थिक रूप से चोर भी था ये नेहरू जो है, जो या 20-25 किलो सोना था इसका आजाद हिंद फौज का, उसको भी इसने जो है वो हड़पा था। तो 1947 या 48 के आसपास जो है, उसमें जो सेना अध्यक्ष थे राय बूचर, तो राय बूचर आया इस नेहरू के पास, जो
इस प्रधानमंत्री नेहरू के पास वो ये बताने के लिए कि सर हम जो है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और उसको और यानी मॉडर्न और मजबूत बनाना चाहते हैं। ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारी योजना है, ये हमारे एक्शन प्लान है। इस नेहरू ने उस रायबूचर को जो उसमें सेना अध्यक्ष था और उसमें तीनों अंगों का यानी स्थल सेना और ये यानी वो नौसेना और वायुसेना तीनों का अध्यक्ष एक ही हुआ करता था, वो थे उसमें रायबूचर। तो रायबूचर को ये बोल करके भगा दिया नेहरू कि हमको सेना के आधुनिकीकरण की क्या जरूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश है। वो मुंह लटका करके रायबूचर जो है उसके चमर से बाहर आ गया। तो इस प्रकार जो है ये गद्दार नेहरू जो है भारत को हमेशा नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, अपनी सेना के लिए जब तक वो रहा एक सुई तक भी नहीं बनने दिया। ये हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए, एक सुई तक इसने बनने नहीं दिया। और इसी कारण जो है सन 62 की लड़ाई में हमारे काफी सैनिक जो है निहत्थे मारे गए, वो निहत्थे शहीद हुए सिर्फ इसी गद्दार नेहरू के कारण, जिसने अपनी सेना के लिए एक सुई तक इसने बनने नहीं दिया। और सन 62 की लड़ाई में इसने वायु सेना को भी मौका नहीं दिया जो है वो लड़ने के लिए। तो बगैर वायु सेना के हमारे जो जवान जो है निहत्थे मारे गए सिर्फ इसी गद्दार नेहरू के कारण है। और ये भी बताया गया है इसी YouTube के वीडियो के माध्यम से कि सन 62 के पहले ही सन 1959 में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुलाया भारत में, और एक भारत को धोखा देने वाला एक नारा जो है लगवाया और उस नारे का माहौल बनाया, एक हाइप क्रिएट किया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का एक यानी भारत के खिलाफ वो धोखेबाजी वाला एक माहौल, एक नारा देवाय। और उसी धोखेबाजी हिंदी चीनी भाई भाई के तहत जो है इसने चीनी सेना को घुसवाया नेफा में। नेफा माने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो उसमें ये गद्दार नेहरू जो है यानी इधर वो नारा भी लगवाया, और मैंने 1959 में वह भारत के खिलाफ जो है वो धोखेबाजी वाला हिंदी चीनी भाई भाई का वो नारा भी लगवाया, और उस साथ साथ जो है चीनी सेना को भी घुसवाया नेफा में या अरुणाचल प्रदेश में, आज के अरुणाचल प्रदेश में। जब ये खबर हमारे देशवासियों को लगी, उससे पूछा गया कि भाई कि क्या ये सत्य है कि ये चीनी सेना घुसी है नेफा में। तब ये कह रहे हैं कि हाँ घुसी है, और हमने चीनी नेताओं से बात कर ली और चीनी सेना वापस हो जाएगी। ये भी वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने झूठ बोला। चीनी सेना वो वापस नहीं हुई। मैंने सन 1962 के पहले की घटना है 1959 में, जो कि इसी गद्दार नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत जो है चीनी सेना को घुसवाया, और वो चीनी सेना इसमें जो है मैंने वापस नहीं, बल्कि इसने झूठ बोला कि हमने बात कर ली है और चीनी नेताओं से, और वो सेना वापस हो जाएगी। तो वो जो चीनी सेना वापस नहीं हुई और जो कि नेफा में घुसी हुई थी, वहीं पर चीन ने आज की तारीख में तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी का, माने जो पॉपुलेशन वहाँ रहती है, तमाम मकान संगान सड़क वगैरह जो भी है, तमाम जो है आधारभूत सुविधाएं वहाँ पर वो बना दिया एक कॉलोनी के रूप में। तो रहने वाली जो कॉलोनी है, तो उसी का जो है नासा ने फोटो
लेकर के जो है ये प्रसारित किया कि देखिए ये चीन ने वहाँ ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर इसने बनाया हुआ है। उसी को ये गद्दार राहुल गांधी ये दुष्प्रचार करता रहा कि मोदी ने चीनी सेना को घुसवा दिया। ये पाप किसका था? उसके बाप के नाना का। ये गद्दारी का पाप जो है उस गद्दार राहुल गांधी के बाप के नाना मतलब गद्दार जवाहरलाल नेहरू का था। ये जानते हुए भी वो गद्दार ये राहुल गांधी क्या झूठ बोलता रहा और झूठ वो रचता रहा, फैब्रिकेट करता रहा और कहता रहा कि मोदी ने जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना को घुसवा दिया है। और उसका जवाब ये बीजेपी वाले कायर किस्म के, अब पता नहीं कायर हैं या हमेशा राहुल गांधी जो है इतना घोर गद्दार है, उसके बचाव के लिए, उसके रक्षा के लिए कुछ अनाप शनाप जो है बातें बोलने लगे। और अनाप शनाप बोलने के लिए कोई सामने भी नहीं आया। कौन आया था? कानून मंत्री जो है इसमें जो किरण रिजिजू, पता नहीं क्या वो अवार्ड अनाप शनाप बोला हो, लेकिन ये नहीं कहा कि किरण रिजिजू जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं, उनके मुंह से गद्दार नेहरू का नाम जो है वो नाम तक नहीं आया। तो सवाल इस बात का है कि वही तो कहा जा रहा है कि ये बीजेपी वाले इतने जिनपीसी के इतने खतरनाक गद्दारों को जो है किस तरह बचाते हैं। यही देश का जो है सबसे बड़ा अभिशाप जो है, अभिशाप बीजेपी वालों के द्वारा है कि जो पाप था नेहरू की गद्दारी का जिसने जो उस समय जो 1959 में चीनी सेना को घुसवाया था, उसको भी ये बताने में बीजेपी वाले जो है माने वो इनकी साजिश रहती है क्योंकि नेहरू का नाम ना है। तो अब समझ जाए कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं, कितने खतरनाक है वो इस देश के लिए। हमारी आवाम को समझना पड़ेगा। आगे आने वाले एपिसोड में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा और मैं डालूंगा कि जो ये भ्रष्टाचार है, करप्शन जो है बहुत बड़ा कलंक, वो स्टिग्मा नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार को लेकर के जो सोच में भी बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग ये मान बैठे हैं कि साहब भ्रष्टाचार तो जाएगा ही नहीं। भ्रष्टाचार तर्क वो क्या देते हैं कि साहब भ्रष्टाचार या करप्शन जो है ये हमारे खून में समा गया है, हमारी नस में समा गया है। और खून की सफाई कैसे हो सकती है? तो जो हमारे खून में ही आ गया है करप्शन जो है, तो वो दूर हो नहीं सकता। ऐसे दुष्प्रचार करने वो किस लिए करते हैं? ताकि वो भ्रष्टाचार करते रहें। तो भाई कि जो करप्शन दूर हो ही नहीं सकता, जो खून में समा है, तो अपने करप्शन के पापों को माने जस्टिफाई करने के लिए या उसको ढकने के लिए इस तरह का तर्क वो देना शुरू कर दिए हैं कि करप्शन तो हमारी कल्चर में, हमारी नस में, हमारे और जो हमारे जो है खून में समाया हुआ है। भारतीय ताकत दल का स्पष्ट करना है कि चाहे आपके खून में समाये चाहे किसी में समाया हो, ये खून में भी समाया है, तब भी वो खून से वो निकालेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ जो है इसका खुलासा जो है थोड़ा सा एक परिचय आगे आने वाले एपिसोड में यदि समय मिला, संभव हुआ तो देगा। तो करप्शन का जो क्या उसका नेचर है, क्या उसकी गंभीरता है, कहाँ तक वो जड़ पकड़ा हुआ है, क्या किन कारणों से, तो आगे आने वाले एपिसोडों में उसको विस्तार से एक एपिसोड में उसको बताया जाएगा। और समस्या तो है, करप्शन का बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो जा नहीं सकती ऐसा नहीं है।
मैं भारतीय जनता दल का या मेरा तो स्पष्ट मानना है कि यदि मन साफ हो और मन में ईमानदारी हो, मन में जो है अपने मुल्क के प्रति जो है बिल्कुल एक समर्पण हो, देशभक्ति हो, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। लेकिन इन समयों का मन ही खोट है। जैसे मोदी महोदय हैं, तो इनका राष्ट्र से मतलब नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद चला करके वोट लेना है। और राष्ट्रवाद का लबी लुबाद सारा तो सामने आ ही गया कि ये वोट लेंगे हमारी आवाम से और जो है सुविधा देंगे देश के दुश्मनों को। देश के दुश्मनों को सुविधा क्यों देंगे? ताकि वो पड़े रहें, वो पाले जाएं, तो उन्हीं को दिखा कर फिर जो है वो चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में आएगा, वोट मिलेगी, सत्ता मिलेगा। तो इस तरह से माने जो देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, सक्रिय है, उसको पाल करके सत्ता में काबिज रहना, कायम रहना, ये साजिश करने वाली बीजेपी या मोदी जो है कितने यानी खतरनाक मंसूबों के साथ इस मुल्क के लिए खतरनाक है। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझ ले, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो वास्तविकता ये है। तो अब नेहरू का यही नहीं, जो है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, तो भारत जो है वो संस्थापक सदस्य यानी फाउंडिंग मेंबर है। तो संस्थापक सदस्य होने के नाते जो है वो सम्मान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो यानी फाउंडिंग मेंबर और एक प्रमुख जो है वो सदस्य भी था। तो इस नाते जो है इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को सम्मान देते हुए सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की, तो सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट वाली, वीटो पावर वाली जो है वो सदस्यता इसको दी थी, वीटो पावर वाली है इसको भारत को मिली हुई वीटो पावर वाली सुरक्षा परिषद की सदस्यता को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे दुश्मन चीन को थमा दिया। ये हमारे सभी देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है कि किस स्तर का ये गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू, जिस परमानेंट सीट के लिए आज जो है दर दर की ठोकरें खा रहा भारत, सबसे समर्थन करवाता है, जो भी कोई राजनीतिक बाहर से आता है तो उससे समर्थन करवाता है कि हाँ भाई भारत को मिलना चाहिए। और जिसमें अमेरिका जो है वो उसमें राजनीति खेलता है कि भारत को मिलेगा तो जापान को भी मिलेगा, तो ब्राजील को भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तो वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह का खेल वो खेल रहा है अमेरिका। लेकिन हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है कि ये तो पहले मिला ही था, मिल चुका है। लेकिन इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे दुश्मन चीन को थमा दिया। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर बताया कि इस जवाहरलाल नेहरू के तुल्य माने उसके बराबर कोई भी गद्दार जो है हमारे भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो है इतने बड़े आतंकवादी, इन कम्युनिस्टों ने रूस में 2 करोड़ लोगों की हत्या करके रूस में कब्जा किया है। चीन में 10 करोड़ लोगों की हत्या करके कब्जा किया है इन कम्युनिस्ट वालों ने। कम्युनिस्ट वालों का आतंकवाद और हत्या ये उनके अविभाज्य उनकी करतूतें हैं। या यूं समझे कि ये तालिबान से भी
बहुत ही खतरनाक किस्म के आतंकवादी हैं सब ये कम्युनिस्ट वाले। 2 करोड़ लोगों की हत्या करके रूस में कब्जा किया, 10 करोड़ लोगों की हत्या करके चीन में कब्जा किया, और कंबोडिया या कंबोजिया में जो है पॉल के द्वारा जो है 20 लाख लोगों की हत्या किया। और भारत में भी जो 35-38 साल इसमें का जो लगातार शासन था, इन कम्युनिस्ट वालों ने 50,000 की जो है राजनीतिक वो हत्याएं हैं। हालांकि उसी तरह की राजनीतिक हत्या का दौर यानी ये इसने चालू कर दिया है, उसी तरह की राजनीतिक हत्या का दौर इस गद्दार यानी ममता बनर्जी ने भी वो शुरू कर दिया है। तो 50,000 के आसपास जो है राजनीतिक हत्याएं ये कम्युनिस्टों ने करवाया है इसमें पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार हजारों हत्याएं जो है वो केरल में भी। तो हत्या और गुंडागर्दी ये बिल्कुल फीचर है, माने ये काफी अभिशाप है जो कम्युनिस्टों के द्वारा अपने देश पर। ये बीजेपी वाले कभी भी नहीं मानते इन कम्युनिस्टों को, बस बोलते हैं कि ये विरोध पक्ष है। बीजेपी वालों से सवाल किया जाना चाहिए कि जो देश के लिए अभिशाप है, आप उसको नाम ले आप उसको नाम देते हैं विरोध पक्ष का, और बनते हैं आप राष्ट्रवादी। जो इस देश में राष्ट्रभक्ति तो यही कहती है कि इतने खतरनाक दुश्मन को एक पल के लिए भी इस देश में रहना नहीं चाहिए। राहुल गांधी इतना खतरनाक दुश्मन है, देश के खिलाफ ही बोलता है, बाहर जाकर के देश के खिलाफ बोलता है। उसको एक पल भी इस देश में रहने का अधिकार नहीं बनता है। ये वास्तविक स्थिति है। देखिए, इसके संबंध में कुछ धमकी भी मिलती है जेएनपीसी के नेताओं से। वो धमकी देते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को, उठवा लेंगे। बस यही सारी हकीकत का सामना जो है वो करने के बजाय भारतीय जनता दल की जो है भारतीय एकता के विचारों का सामना करने के बजाय कोई तार्किक बात जो है, तार्किक और ढंग और जो है वो एक आइडियोलॉजिकल तथ्य के साथ जो सामना करने के बजाय वही जो है माफिया वाली भाषा और दादाओं वाली भाषा, गुंडों वाली भाषा, जो क्षेत्रीय गुंडे हैं, उठवा लेंगे। तो उठवाओ ना तुम वो जो है ये कांग्रेस वाले तो गुंडों की भी पार्टी है, उठवा ले, देखा जाएगा। तो इस तरह की बातें करते हैं सब ये जेएनपीसी वाले। इस तरह की धमकी देते हैं वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को। तो इतना ही नहीं, बल्कि तो बात हो रही थी कि ये वामदल कम्युनिस्ट वाले जो है उसी नरसंहारी विस्तारवादी नीति के तहत जो है तिब्बत पर भी कब्जा कर रहे थे। तो जब तिब्बत के लोग डर गए और ये गद्दार नेहरू जो है ये गद्दार नेहरू जो उसमें प्रधानमंत्री था, तो तिब्बत ने अपना एक शिष्टमंडल डेलीगेशन भेजा था नेहरू से मिलने के लिए। ये गद्दार नेहरू उस तिब्बत के शिष्टमंडल से नहीं मिला, बल्कि उसको इंतजार करवाया, उसको वेट करवाया, और फिर इसने एक साजिश रची। तिब्बत को तिब्बत जो है चीन को सौंपने की साजिश की इसने, और एक चिट्ठी तैयार किया। उस चिट्ठी में यही था कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को
मानता है, उसकी मान्यता देता है। मैंने इस तरह की चिट्ठी बनवाया। मैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो बहुत गौर से जरा इसको सुना। इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी बनवाई कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की सॉवरेंटी को, संप्रभुता को मानता स्वीकारता है। और इस चिट्ठी को अपने एक दूसरे चमचा और गद्दार के.एम. पनिकर को भेजा वहाँ। जब वो चिट्ठी उसको मिल गई, वो उसमें जो है चीन का शासक था, चीन का नेता था माओ त्से तुंग। उसका असली नाम था माओ त्से तुंग, लेकिन आजकल उसको बोलते हैं माओ जिडांग। तो चाहे माओ त्से तुंग हो, चाहे माओ जिडांग हो, उसको ये चिट्ठी जो है, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो नियुक्त किया था दूत इस गद्दार के.एम. पनिकर को, तो के.एम. पनिकर जब तक वो चिट्ठी वो माओ त्से तुंग को या माओ जेडांग को दे नहीं दिया, तब तक ये जो है तिब्बत के शिष्टमंडल से ये नेहरू मिला नहीं। और जब मिला तो कहा कि अब आप हमसे न मिलिए, बल्कि आप जो है चीन के जो नेता हैं माओ जेडांग या माओ त्से तुंग, उनसे मिलिए। कब? जब तिब्बत को थाली में सजा करके चीन को सौंप दिया इस गद्दार नेहरू ने। तो नेहरू की जो भारत के खिलाफ गद्दारियों का एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, और भी बताया जाएगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमेशा याद रखने कि इतना बड़ा अभिशाप इस देश का ये नेहरू को बिठाया किसने? वही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम कदाप न भूले कि इतना बड़ा गद्दार नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में सौंपने का, यानी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारतवर्ष के ऊपर थोपने का जो गद्दारी किया है, वो सिर्फ जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने। और कैसे सरदार पटेल को दबा करके, उनको हटा करके, सरदार पटेल के पक्ष में एक आधी अपवाद को छोड़ करके पूरी कांग्रेस थी। सरदार पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक आध अपवाद को छोड़ करके पूरी कांग्रेस थी। और कांग्रेस की जो है 15 में से 12 प्रांतीय इकाइयों ने समर्थन किया था। ये स्थिति थी। उस सरदार पटेल को दबा करके उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा, जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी जो है वो आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से जरा समझे। और इस तरह की जो साजिश किया था वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उस वक्त हुए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा देश के साथ छल, धोखा, इस धोखा जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। और जब इससे पूछा भी गया कि भाई सरदार पटेल के पक्ष में तो पूरी कांग्रेस थी, आपने इसको क्यों मनाया? आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो किस तरह का वो कुतर्क रचा गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कि भाई इसको इंग्लिश बोलने आती है, ये और एकमात्र अंग्रेज है, और देशों से संबंध बनाने में बहुत काबिल है। कुल मिलाकर के उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की नजरों में एक अच्छा अंग्रेज है ये खुल करके सामने कहा गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो कहने का लबे लबाब यह है कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ
जो है लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे हजारों जो है हमारे क्रांतिकारी देशभक्त हमारे शहीद जो है वो शहीद हो गए, और उसी जो है शहीद हो गए। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने गद्दार जवाहरलाल नेहरू के रूप में दूसरा अंग्रेज थोप दिया इस देश के ऊपर। तो ये इस गद्दारी मोहनदास करमचंद गांधी की इस गद्दारी को पूरा देश देखा है। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना कि इन सबों ने, जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी वालों ने तो अपनी रक्षा के लिए अपने ढाल के रूप में इसको बना दिया राष्ट्रपिता, और कहा कि ये राष्ट्रपिता हैं, सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, पता नहीं क्या क्या, पूरे देश के माहौल में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वही जो गद्दारी वाला जो है माहौल को ये बीजेपी भी फॉलो करती है। बीजेपी भी उसी पद चिन्ह चलती है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। तो इस पर और प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है, आवश्यकता इस देश को है भारतीयता की। सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन ये भारतीयता का एहसास होना चाहिए और उसी अनुसार बर्ताव आचरण करने की आवश्यकता है पूरे देश में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।